नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यूज़ के 3 खबरें काम की में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा जी, डिप्टी डायरेक्टर सेहेक। इस पे आज हम इनसे चर्चा करेंगे। एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सेमिनार हुआ था कर्नाटक में, इसके विषय में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। सर, जो एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक सेमिनार हुआ कर्नाटक में, हम जानना चाहते हैं ये सेमिनार क्यों किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, ये सेमिनार हमारे वहाँ के काफ़ी चिकित्सकों के रिक्वेस्ट पर किया गया कि सर हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रियलिटी से अवगत होना चाहते हैं, क्योंकि सेहत की एक्टिविटी से अभी पूरा देश अवगत हो चुका है कि सेहत किस लेवल पर और क्या काम कर रहा है। तो सेहत ने भी डिसाइड किया कि नहीं, एक साइंटिफिक सेमिनार होनी चाहिए लोगों के बीच में। तो वहाँ जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था वो पूरी तरह से साइंटिफिक बेस्ड था जी। और उद्देश्य अपना यही था कि उन लोगों को रियलिटी से अवगत कराना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रियलिटी क्या है, क्योंकि काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से उन्हें अवगत कराना था कि सेहत की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं, हमारी या और किसी की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वो नहीं, वो रियल मैटिक की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से अवगत कराना था। इस सेमिनार का मुख्य विषय यही था? ये से इसका मुख्य विषय बिल्कुल यही था। 3 दिन का एक्चुअली वो सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था और तीनों दिन का जो शेड्यूल था 18, 19, 20 नवंबर, जी। ये 3 दिन का जो शेड्यूल था, पहला दिन का जो था शेड्यूल वो कंप्लीट इंट्रोडक्टरी था। हम एक दूसरे के बारे में जानना, उनके काम को जानना कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लेकर। प्लस दूसरे दिन का जो सेमिनार रहा वो पूरी तरह से साइंटिफिक रहा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रियलिटी से उन्हें अवगत कराना था साइंस को लेके। और तीसरे दिन का जो सेमिनार था वो पूरी तरह से कंप्लीट एक कहा जाए तो प्रैक्टिकल बेस रहा और प्लस अपने नेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक्टिविटी और जो सिन्हा इलेक्ट्रोहोम्योनुसंधान केंद्र की जो प्रोजेक्ट कहें या मिशन, उसे मिशन कहा जाए, जो कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर को लेकर अभी चल रहा है पूरे देश में, वो मेन सब्जेक्ट रहा उस पूरे 3 दिन के सेमिनार का। जैसे कि हमें मालूम चला है कि आपने उससे पहले स्क्रीनिंग करी थी, जी। कोई स्पेशल? नहीं, देखिए वहां पे सेमिनार का अनाउंसमेंट जैसे ही हुआ तो बहुत ज्यादा वो गैदरिंग की स्थिति आ गई। तो वो सेमिनार था, वो कोई कॉन्फ्रेंस या इस तरह की ओपन नहीं होने वाली थी। तो हम लोगों का ये मानना था कि कहीं ये सेमिनार पॉलिटिकल ना हो जाए, किसी भी तरह की कोई रिकॉग्निशन या इन सब चीजों पे ज्यादा बातें ना हो। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे बातें हो रही है, साइंस पे बातें हो रही है, तो केवल साइंस पे ही बातें हो। इसलिए वहां पे हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया था उन लोगों को जो ऑर्गेनाइज किए थे हमारे लोकली वहां पे, कि आप एक काम करेंगे कि एक स्क्रीनिंग कर लेंगे और ये देख लेंगे कि उस भीड़ में कितने लोग ऐसे हैं जो रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानना चाहते हैं। तो उसमें से बहुत ही कम लोगों को सिलेक्ट किया गया, अप्रॉक्स 15-16 लोग थे और इतने लोगों में ही उस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन वो जितने भी थे वो अपने अपने जगह के लिए क्रीम थे, अपने फील्ड के लिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए, और सब लोग मतलब फुल्ली इंटरेस्टेड थे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रियलिटी को जानने के लिए। मतलब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रिकॉग्निशन की बात ना होकर इस पे साइंटिफिकली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है इसके ऊपर विशेष चर्चा करिए। इस पर विशेष चर्चा हो गई थी। तो उन लोगों का इंटरेस्ट कैसा रहा? बहुत काफी। वो लोग आए, सबसे पहला दिन जो इंट्रोडक्टरी सेशन था हम लोग का, उस इंट्रोडक्टरी सेशन में हम लोग सबसे पहले जानना चाहे कि ये जितने लोग आए हैं उन लोग का काम क्या है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इस साइंस को लेकर, ये सब कुछ जानना था। तो सब लोगों ने अपना परिचय दिया, नाम और जगह सब कुछ बताया। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि सर हम लोग सारे रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे काम कर रहे हैं, प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। हम कहे कि देखिए प्योर और इम्प्योर तो बात की बात है, वो 3 दिन के बाद पता चलेगा कि हम कितने प्योर हैं या कितने इम्प्योर्ड हैं। आप ये ऐसा कह सकते हैं कि मैं सिंगल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अलावा कोई मैं दूसरी मेडिसिन यूज नहीं करता हूँ। क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा है ना, जैसे कि कुछ एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर भी यूज कर रहे हैं लोग, तो उसमें, या न्यूरोथेरेपी भी अभी एक नया जो ट्रेंड आया है हम लोगों के बीच में, उसको भी यूज किया जा रहा है। तो उसका मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा मानना है कि अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में अगर कुछ ऐसे टेक्निक वगैरह कुछ यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इसे कुछ गलत नहीं कहा जाएगा, बट मेडिसिन यूज नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक क्लिनिक में या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कोई भी हॉस्पिटल हो, वहां पे या सेंटर में कहीं भी होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक या एलोपैथिक मेडिसिन यूज हो रहा हो, तब हम लीगली गलत कर रहे हैं। और इसको लेकर हमने पहले ही वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया था कि वैसे लोगों को वहां ना लाया जाए। मतलब आप वो चाह रहे थे जो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वाले होंगे, और कोई अल्टरनेटिव थेरेपी जिन्हें हम बोल देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल थेरेपियों को। हाँ। आयुष ने जो रिकॉग्नाइज है, जैसे कि आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, यूनानी हो गया,
इस ऐसे तरह की लोगों कोई को मेडिसिन मेडिसिन उसमें कोई दूसरी ना आए। जी। तो सिंगल इलेक्ट्रोपैथी अगर आ जाएंगे तो उन्हें फिर प्योरिटी की तरफ ले जाना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो वहां पर कौन कौन लोग आए थे? देखिए वहां पर तो हमारी तरफ से पूरी सेहत की टीम गई थी, जी। जिसमें कि हमारे डॉक्टर के पी सिन्हा हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा जी। ऑर्गेनाइज हुआ था। मैं खुद गया था, डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा मेरा नाम हुआ, एंड डॉक्टर अभिषेक जी जो हमारे साइंटिफिक एडवाइजर हैं सेहत के वो थे। डॉक्टर आनंद सिन्हा रायबरेली से थे जो हमारे नेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोपैथी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और डॉक्टर श्रवण कुशवाहा जी बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये दोनों लोग भी थे। और बाकी हमारी 3 की टीम थी, 5 हम लोग इधर से थे, उधर से तो पूरी 15-16 की पूरी एक टीम थी जो ट्रेनिंग ले रही थी। उसमें एक डॉक्टर सतीश हिरेमठ जी जो थे, और एक डॉक्टर शशिकांत जी, डॉक्टर जिब्रान, ये सारे लोगों ने वहां पे लीड करके और पूरे कहिए तो उस सेमिनार को एक डिसिप्लिन्ड वे में ऑर्गेनाइज करने का बहुत बड़ा रोल अदा किया था। तो सर हम ये जानना चाहते हैं, ये सेमिनार सेहक ने ऑर्गेनाइज करा था क्या? ये एक्चुअली देखिए सेहक के ही ऑर्गेनाइज इसलिए कहना है कि क्योंकि हमारी नेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है डॉक्टर जिब्रान भी हैं जी। और उनका उसमें मुख्य रोल रहा उस सारे सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने में, इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज करने में सेहत का इंपॉर्टेंस रहा, वहां पर सेहत ने ही काम किया है। तो आपने जैसे कि बात करी कि आपने साइंटिफिकली इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पे बातचीत करनी थी, तो सिर्फ थ्योरेटिकल बातचीत हुई? थ्योरेटिकल हुई और प्रैक्टिकल भी हुई। वहां पे सबसे पहले तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रियलिटी से अवगत कराया गया लोगों को कि रियल है क्या, और रियलिटी खुद से नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं उसे आप मान लो, ऐसी बातें नहीं। वहां पर हर बातों को काउंसिलर मैटी से कोरिलेट करा के, वो लिटरेचर थी वो दिखा के, हर चीज उसको दिखाया गया कि ये साइंस है, प्लस रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कि लोग ये सवाल आ गया कि सर सब कुछ हम समझ गए हैं बट हम रियलिटी की तरफ मूव कैसे करेंगे। तो मेडिसिन की जब बात आई तो कहे कि सर रियल मेडिसिन मान लीजिए कि यहाँ पर रखी भी हुई है, तो आखिर इसको हम पहचानेंगे कैसे? आज हम बार बार कहते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन को लैब में अगर दे दिया जाए तो इसमें से कुछ भी ट्रेस नहीं किया जा सकता है रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक। अभी जो बार बार बातें आ रही है ना कि मेडिसिन की लैब टेस्ट करा लो, लैब टेस्ट करा लो, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन की लैब टेस्ट नहीं हो सकती है अगर केमिकल लेवल पर देखा जाए तो। फिजिकल लेवल एक अलग चीज है कि फिजिकल लेवल पर हम इसकी टेस्ट कर ले, उसकी एनर्जी टेस्टिंग, लेकिन केमिकल लेवल पर इस मेडिसिन की कोई टेस्टिंग नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर हम देख रहे हैं, अगर सपोज करें होम्योपैथी की भी कुछ मेडिसिन होती है, सपोज करें उसका एक सिंगल प्लांट हम नक्स लेते हैं, अगर नक्स की भी उसकी 30 पोटेंसी अगर हम रख दें और उसके ठीक बगल में हम एस्करफोलोसो नंबर 1 भी अगर अपना हम रखें और दोनों मेडिसिन को हमने लैब में दे दिया टेस्टिंग के लिए, तो दोनों में कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारे एस्करफोलोसो नंबर 1 में भी कुछ नहीं मिलेगा और नक्स की 30 पोटेंसी में भी कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर डिफरेंशिएट कैसे होगा कि ये कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन है और कौन होम्योपैथिक मेडिसिन है? तो इससे लोगों को अवगत कराया गया। ये क्वेश्चन वहां आया था इस तरह का। तो ये इतनी मतलब गहराई से क्वेश्चन आने का मतलब ये कि लोगों ने कितना इंटरेस्ट लिया इस सेमिनार, क्यूरियोसिटी थी जानने की और समझ रहे थे इस बात को। फिर इस मेडिसिन को दिखाया गया कि रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन एक्चुअली मैनुअल टेस्टिंग कैसे होती है, इसकी इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग कैसे होती है, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग पर बहुत सारे कभी कभी सवाल आ जाते हैं। हालांकि वो मैनुअल टेक्निक भी जो है वो एक इंटरनेशनल टेक्निक है अपने आप में, उसको नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि उसको भी हमारे यहाँ के साइंटिस्टों ने ही इजाद किया है। अब रही बात इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक, तो इंस्ट्रूमेंट से भी अब इसके टेस्टिंग हो रहे हैं, जो कि हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र ने रेड इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट भी कराया है। इंस्ट्रूमेंट यस वो इंस्ट्रूमेंट से टेस्ट कराया है और वो ऑलरेडी एफडीए रजिस्टर्ड टूल्स है जिससे कराया गया है। इसलिए गवर्नमेंट को इग्नोर करने में या किसी को भी इग्नोर करने में उस टेस्ट को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो एफडीए रजिस्टर्ड अपने आप में मायने रखता है किसी भी चीज को लेकर। तो आपने जो प्रैक्टिकल करे तो पेशेंट्स पे करे या जो पहले से हेल्दी पर्सन थे उन पे करे? देखिए दोनों तरह से प्रैक्टिकल दिखाया गया उन लोगों को। पहले तो रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन की टेस्टिंग दिखाई गई हेल्दी बॉडी पर। जितने भी हमारे डॉक्टर्स वहां आए हुए थे वो सारे लोगों ने फील किया इस चीज को कि रियल में है क्या, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जिस हम एनर्जी की बार बार बात कर रहे हैं उस एनर्जी को हम दूर से देखकर हम फील नहीं कर सकते। जैसे ही फीलिंग की बात आएगी ना तो सेल्फ फीलिंग होती है हमेशा। तो वहां पे बहुत सारे जो चिकित्सक थे वो बार बार उठकर कि सर मैं खुद से देखना चाहता हूं इसको। क्योंकि इसके दूर से देखने पर लग रहा है कि कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जब वो खुद से आकर और खुद जब फील किए तब उस पर अपना कुछ एक्सप्रेशन देना या अपना ओपिनियन देना वो उनका शुरू रहा। और पूरे दिन वो चर्चा का विषय रहा कि रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ये है और आज तक हम लोग थे कहाँ, और इस पर कॉन्फिडेंस उनका बहुत ही अलग लेवल पर आया।
रही बात उनके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की, तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वहां पर ऑलरेडी हमारा सेंटर रन कर रहा है कर्नाटका में। यस, कर्नाटका में बेलगावी में ही, बेलगावी से थोड़ी सी दूरी पे है, 8-10 किलोमीटर का फासला होगा। डॉक्टर जिब्रान वहां के डायरेक्टर हैं और उनका शांति कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर सेहत का एक बहुत ही मतलब कहा जाए तो एक डिसिप्लिन्ड एक सेंटर रन कर रहा है वहां पे, जिसके कि बहुत सारे क्लिनिकल डेटा हमने आईडीसी को भी पुटअप किए हैं। डॉक्टर जिब्रान द्वारा देखा गया केस वहां शांति कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर के नाम से वो गया है डेटा, और आईडीसी में वो सारी डेटा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बहुत ही वो डिसिप्लिन वे में डेटा गया है बन के। तो वहाँ तीसरे दिन का हमारा जो सेमिनार रहा, एक्चुअली वहाँ पे विजिट हुआ उस जगह पे, उनके सेंटर पे, क्योंकि इन लोगों को प्रैक्टिकल भी सारे हमारे जो लोग थे देखना चाहते थे कि सर हमने थ्योरी इसकी बहुत अच्छी सुनी है और आपने जितना भी दिखाया कि मेडिसिन ऐसे काम कर रही है, विद इन 20 मिनट 10 मिनट्स इसके रिजल्ट आते हैं, तो सर इन सारे मतलब थ्योरी को हम एक प्रैक्टिकल शेप में देखना चाहते हैं कि रियलिटी में होता क्या है। तो तीसरे दिन का जो एक्चुअली अपना सेमिनार था उसको कंप्लीट हमने डेमोन्स्ट्रेटिव बना दिया, इसको प्रैक्टिकल शेप में ही दे दिया जाए। और वहां जब गए वो लोग, तो मुझे भी बहुत काफी खुशी हुई सेंटर पे विजिट करके। हालांकि सेंटर से पहले हम लोग एक जगह और विजिट किए, एक वहां मठ है, और वो मठ काफी बड़ा और बहुत सारे गांव का मतलब कहा जाए, वहां जो हमारा एक ट्रेंड है कर्नाटका में मठ का, तो वो करीब 200-250 गांव का एक मठ है। मतलब 200-250 गांव जुड़े हुए हैं उस मठ से। और वहां के जो मेन मठाधीश जी हैं, उनका नाम है श्री सिद्धेश्वर, ऐसे करके उनका नाम, मतलब हमारे जो मठाधीश थे उनका नाम था। उनको प्रॉब्लम में क्या, पहले भी एक बार प्रॉब्लम कोविड के समय हुई थी, जब कोरोना पॉजिटिव आया था, तो उनके बहुत सारे जानने वाले लोग जो थे वो वहां के हॉस्पिटल में, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी आपको बेलगाम में ही है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। मैं इस बार जाना वहां जाके कि जो केएलई हॉस्पिटल है, KLE, अच्छा, वो हॉस्पिटल एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा, और मैंने भी फर्स्ट टाइम मुझे मालूम चला। मैं जब एक्चुअली मैं वहां पे गया था पिछले बार भी, हमारी जब विजिट हुई थी NITM में, क्योंकि NITM जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, अच्छा, उसका जस्ट सामने ही, KLE के ठीक सामने NITM है। तो NITM में हमारी एक मीटिंग थी वहां के डायरेक्टर जो थे साइंटिस्ट जी, डॉक्टर देव प्रसाद चट्टोपाध्याय जी से। और उस समय मैं नहीं जाना था KLE के बारे में, देख तो रहा था कि काफी बड़ा कैंपस है उसका, बट इस बार मुझे जानकारी कि KLE एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। लेकिन कोविड के समय स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी पूरे देश की क्या, पूरे विश्व की स्थिति, कि हॉस्पिटल तो दूर की बात है, लोग मतलब हॉस्पिटल जाकर लौट जाए वही सबसे ज्यादा होती थी। तो हमारे जो मठाधीश जी थे श्री सिद्धेश्वर जी, उनका स्थिति ऐसा था कि उनके बहुत सारे जानने वाले लोग जब KLE जा रहे थे इधर उधर कहीं भी, तो बहुत कम लोगों पे ऐसा सुनने में आ रहा था कि हॉस्पिटल से लौट के आ रहे हैं। मतलब हर किसी के साथ एक कुछ ना कुछ ट्रेजेडी या घटना मिसहैपनिंग हो रही थी सबके साथ वो। तो इनका हिम्मत नहीं किया कि हम उस हॉस्पिटल में जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर जिब्रान जो है मैं इनसे दिखाना चाहता हूँ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर मुझे पूरा भरोसा है। फिर उन्होंने दिखाया, उनका रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को पुटअप किया गया है। उससे पहले वो EH के बारे में नहीं, इससे पहले EH के बारे में बहुत ज्यादा नोन नहीं थे, वो थोड़ी बहुत जानकारी होगी बट नोन नहीं थे ऐसा। लेकिन स्थिति ऐसी रही कि उसमें ट्रीटमेंट हुआ और वो फुली क्योर हुए, सब कुछ नॉर्मल आया, उनका जो भी सैचुरेशन पॉइंट अप डाउन हो रहा था वो सब कुछ नॉर्मल आ चुका था। तो इस बार जब हमारा विजिट हुआ, हमारी पूरी टीम का, हमारी सेहत की पूरी टीम, हमारे जो एसोसिएशन थे उनके पूरी टीम, प्लस और जितने हमारे डॉक्टर्स सेमिनार में आए हुए थे, वो सारे लोग उस मठ में गए। मतलब एक गैदरिंग का माहौल था वहां। और जाने के बाद जब उनको देखा गया, तो कुछ प्रॉब्लम जो थी उनकी 10 सालों से, शरीर थोड़ा सा हैवी है, बट उठने के बाद उनकी स्थिति होती थी कि मतलब 2-4 कदम भी अगर चल दें तो ब्रीदिंग शुरू हो जाता था काफी। अच्छा, ये प्रॉब्लम उनको आती थी। और हर जगह पेन वगैरह, मतलब उठ नहीं पाते थे, अगर उठ के चले तो घुटने में दर्द हो रही है, कमर में पेन हो रहा है, हर जगह हैवीनेस भी था। और गाउट का शिकायत तो उनको मतलब बहुत पुराना रहा है, 8-10 सालों से। तो फिर वहां पे जितने भी हमारे डॉक्टर्स गए हुए थे, उन लोगों में एक क्यूरियोसिटी थी कि आज देखने का मौका मिल रहा है कि रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन की जो बात हो रही है 2 दिनों से, वो मेडिसिन काम कैसे कर रही है। क्योंकि हमने उसका हेल्दी बॉडी पर डेमोन्स्ट्रेशन तो देख लिया है, अब डिजीज बॉडी पर देखना है कि एक्चुअली हो क्या रही है। उस डेमोन्स्ट्रेशन में हमने देखा कि मेडिसिन का जब एप्लीकेशन हुआ उन मठाधीश जी पे, तो विद इन 20 मिनट्स हम कहें, 20 मिनट्स हालांकि समय नहीं लगा था,
पहले उनका एक ऐसे चलाकर, हालांकि उसकी पूरी फुटेज तैयार हुई क्योंकि लाइव वो ट्रीटमेंट चल रहा था। ठीक। तो जब वो उठ के चलना शुरू किए तो 8-10 कदम चल के आए तो पूरा थके हुए थे और ब्रीदिंग बिल्कुल ऐसे ये हो रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन जैसे ही मेडिसिन का एप्लीकेशन हुआ उसके बाद से उनके उठने का स्टाइल, जो उनका पोस्चर था वो, और चलने का, फिर वो 8-10 कदम नहीं 100 कदम चल के आए बाहर से। अच्छा। और आए तो उसके बाद इतने, मतलब उनके चेहरे पे हैप्पीनेस था कि वो देख के लग रहा था कि मतलब कितना खुश थे। उनके उठ के चलने, जितना जैसे उठ के चलना शुरू किए, मतलब जितने भी वहां पे डॉक्टर्स आए हुए थे और प्लस उनके मठ के लोग, सब लोगों ने तालियां बजा दी कि मतलब आज इस तरह से मैंने उठते हुए नहीं देखा है। काफी समय से देखा नहीं कि उनको ऐसे उठते हुए कि इतना उठे और ऐसे चले। और चल के चारों तरफ से आए और फिर जब बैठे तो उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड इंटरव्यू दिया अपना वहां पे कि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो ये मेडिकल साइंस है, ये ऊपर की उतरी हुई साइंस है, और इसको अगर रियल में अगर हमने मिस किया तो ये बहुत बड़ी चीज को मिस किया, ये हमने भगवान को मतलब उन्होंने ईएच को और काउंट सीजर मैटी को गॉड से तुलना कर दी। एक स्पिरिचुअल पर्सन जो कि खुद गॉड को मानने वाले हैं, उन्होंने इस सिस्टम को गॉड से तुलना कर दी। तो आप समझिए कि उनकी नजर में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या रह गया। आप उसके बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर जिब्रान ये हमारे लिए एक डॉक्टर नहीं, एक भगवान की तरह है, क्योंकि जिस समय मैं मौत के मुंह में था उस समय उन्होंने जबरदस्ती ऐसे खींच के लाया है मुझे, और वहां का माहौल बिल्कुल ही अलग हो गया उस पूरे मठ का। फिर उन्होंने कर्नाटका में भी अपनी एक स्टेटमेंट दी कन्नड़ लैंग्वेज में। अच्छा। कि हम यहाँ के सीएम को प्लस जितने भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, मैं सबको एक लेटर लिखूंगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए वो क्या कर रहे हैं इतने बड़ी साइंस के लिए। प्रधानमंत्री जी को भी मैं पत्र लिखूंगा यहाँ से, क्योंकि उस लेवल पे लोग हैं कि सबसे बातें कर सकते हैं। वो पर्सनली मतलब इतना इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया और एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लेकर। फिर वहां से सब कुछ होने के बाद हम लोग विजिट किए डॉक्टर जिब्रान के शांति कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर में, जो हमारी सेहत की यूनिट है। वहां जब आए तो हमारे सारे डॉक्टरों ने एक चीज देखा कि भीड़ तो बहुत ज्यादा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि शायद वहां पे उस दिन पांव रखने की जगह नहीं थी सेंटर पे। और जब बहुत सारे मरीज भी देखे गए, डॉक्टर केपी सिन्हा जी ने बहुत सारे पेशेंट देखे और वहां दिखाया गया, हालांकि उसी मिक्स केसेस आए थे, कैंसर के भी केसेस थे, प्लस जॉइंट्स पेन से भी केसेस आए हुए थे, और भी डिफरेंट टाइप के केसेस, रेनल केयर के भी केसेस थे सारे, रेनल से रिलेटेड। तो सभी पेशेंट मरीजों पे ये दिखाया गया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती है। कोई 7 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल ऐसे पुराना आ रहा है और कह रहे हैं कि नहीं सर, मैं विद इन 20 मिनट, विद इन 30 मिनट मैं अपने आप को 70% 80% बेटर फील कर रहा हूं। तो हमारे जितने भी चिकित्सक थे उन लोगों के कॉन्फिडेंस का लेवल उस दिन देखने में आ रहा था। सब लोगों को लग रहा था कि अब हम भी कर सकते हैं। मतलब उन्हें लगा कि अब हम सिंगल ईएस में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब हम प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे कर सकते हैं। आज तक तो सिंगल कर रहे थे कि हम गर्व से कह रहे थे कि नहीं मैं केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक हूं। हाँ। लेकिन अब कोई कहेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे काम कर रहा हूं। मतलब ये उनके अंदर ही कॉन्फिडेंस है। आयुर्वेदा और इनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे अब बीच में किसी की हो ही नहीं रही है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की भी अगर हो रही है तो प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, शुद्ध जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उस पे काम हो रही है। केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे मैं दूसरी किसी मेडिसिन को यूज नहीं कर रहा हूं, जिसमें वो एनर्जी, जो बार बार एनर्जी की बात हो रही है और मैटी साहब ने जिस एनर्जी का जिक्र किया है, उस एनर्जी को लोगों ने फील किया वहां पे। और पूरे दिन मतलब 12 बजे से लेकर और कहा जाए तो शाम तक केवल मरीज ही देखते रह गए, चाय पीने तक की फुर्सत नहीं थी उनके हॉस्पिटल में। तो सब लोगों का एक कॉन्फिडेंस हुआ कि अगर इस तरह से अगर पेशेंट रियल में देखा जाए तो। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मरीज आ रहे थे सबका जो रिस्पॉन्स था वो पॉजिटिव आ रहा था। कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला कहने वाला कि नहीं मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है, सबके रिलीफ थे अच्छे से। और इसलिए ये सेमिनार बहुत ही कुछ अलग लेवल पर ही गया था। तो ये सेमिनार जैसे कि आपने कहा सेहक ने भी ऑर्गेनाइज करा, और डॉक्टर जिब्रान जो आपके कोऑर्डिनेटर है वहां पर नेशनल एसोसिएशन के, तो नेशनल एसोसिएशन का क्या योगदान रहा और आगे भी क्या योगदान रहेगा? देखिए, नेशनल एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि पूरे देश में रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक जोत जलाना, जो तो जला चुका है पहले से, लेकिन ये चाहता है कि हर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की क्लिनिक में रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जोत जग जाए। और जब जगे, क्योंकि वो कहा जाता है ना, जोत की हम जैसे ही बात करते हैं तो यहां पर एक स्पिरिचुअलिटी सामने आ जाती है, और ये साइंस भी कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल है अपने आप में पूरी तरह से। मैटी के आप ओरिजिनल लिटरेचर को जब पढ़ेंगे तो उन्होंने साफ लिखा है अपने लिटरेचर में
ये साइंस ऊपर वाले की देन है और ये मैनकाइंड के लिए ही आया है। अब हम ये कहें कि सब कुछ तो ऊपर वाले की ही देन होती है, तो एनर्जी दो तरह से काम करती है ना, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। जी। तो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी ऊपर वाले की ही देन होती है, तो मैं उस डिस्ट्रक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंस्ट्रक्टिव एनर्जी की बात कर रहा हूं, जिसकी जिक्र मैटी ने किया है अपने लिटरेचरों में। ये ऊपर वाले की देन है और ये मैनकाइंड के लिए आया है। तो अगर ऊपर वाले की किसी भी चीज को अगर हम ब्लेसिंग की तरह लें कि वो हमारे लिए ब्लेस है, गॉड ने दिया है हमें, तो वो उसको हम संभाल के रखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ही जोत जगानी पड़ेगी, अपने क्लिनिक से लेकर, अपनी मतलब कॉन्सेप्ट से लेके, अपनी बातों से लेके, अपने फार्मेसी तक। हमारी मेडिसिन भी अब प्योर होनी चाहिए और सेहत ने इस पर पूरी तरह से कमर कस ली है। और अब अपने एसोसिएशन के माध्यम से हमारे जितने भी लोग अब जुड़ रहे हैं, उन लोगों सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं अपने इसे चैनल के थ्रू, कि जहां भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम पे अगर कुछ भी अगर एरर समझ में आ रही है, तो उसकी एक बार जानकारी सेहत को जरूर दी जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेहत को यह परमिट किया है कि पूरे देश में निर्बाध काम करें और अपनी हर गतिविधि से हमें अवगत कराते रहें। तो हर गतिविधि से अवगत कराने का मतलब है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है वहां पर। तो गलत की भी हमें जानकारी देनी है और सही की भी जानकारी देनी है। गलत किस लिए जानकारी देनी है कि गलत जो है वो हमारे डेवलपमेंट में बाधा पहुंचा रही है, वो गलत भी बंद होना चाहिए। तो हमारे जितने भी एसोसिएशन से जुड़े हुए हमारे एसोसिएट्स होंगे, वो चाहे कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे हो या जनरल मेंबर ही क्यों ना हो, हमारे वो सब लोग, हमारे जो जनरल मेंबर होंगे अपने या तो स्टेट कोऑर्डिनेटर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो होंगे, उनके पास एक इंफॉर्मेशन दें कि हाँ ये जानकारी यहाँ की है, हमारे फलाने जगह पर इलेक्ट्रोपैथी के नाम पे गलत हो रहा है। तो उसके बाद स्थिति क्या होगी, ये इंफॉर्मेशन मंत्रालय में भी जाएगी और एक रिपोर्ट वहां के सीएस और सीएमओ को भी भेजी जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को, क्योंकि सेहत कभी भी नहीं चाहती है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को किसी भी एंगल से क्षति पहुंचाई जाए अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। और जिस तरह के आपने अभी एक सेमिनार कराया नेशनल एसोसिएशन ने, तो आगे भी इस तरह के सेमिनार होंगे? बिल्कुल। हमारे सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटका में लोग इतने पॉजिटिव हो गए उसके बाद, और जितने लोगों की स्क्रीनिंग हुई, मुझे उन लोगों को मैंने बहुत मिस किया। अच्छा। कि ऐसा तो नहीं कहीं कि स्क्रीनिंग में ऐसे भी लोग थे जो हमारे बहुत बड़े वेल विशर भी थे। हाँ। तो हमने उन लोगों को एक मैसेज दिया कि आप लोग ऐसा भी एक काम करें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए एक बड़े लेवल पर सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, जिसमें कि वो सारे लोग मौजूद हों जिनको कि हमने स्क्रीनिंग के थ्रू हमने थोड़ा सा कुछ समय के लिए रोक दिया था। तो वैसे लोग भी उस सेमिनार में आवे, और वो सेमिनार या उसे कॉन्फ्रेंस हम कहें, सम्मेलन हो वो, जिसमें हम मिलते हैं एक दूसरे से। सेमिनार और सम्मेलन में थोड़ा सा फर्क तो हो ही जाता है। सेमिनार हम किसी विषय को लेके करते हैं और सम्मेलन में एक विषय के साथ साथ हम मिलते भी हैं एक दूसरे से हैं। तो वो एक सम्मेलन हो और वो एक महासम्मेलन का रूप ले ले। और ये लोग बहुत हैं, कर्नाटक के लोग बहुत हैं। मुझे एक चीज अच्छा लगा, कर्नाटका को मैं बहुत ही थैंक्स करना चाहूंगा इसलिए, पूरे स्टेट को, क्योंकि देखिए जितने भी हमारे, हो सकता है 15 लोग ही आए हैं उस सेमिनार में, लेकिन वो 15 जो लोग थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे जी। तो 15 के पीछे 1500 लोग हैं। तो इसलिए मैं 15 लोगों के थ्रू उन सबको मैसेज एक देना चाहूंगा कि कर्नाटका से हमारी सेहत की टीम इतनी प्लीज्ड हुई कि वो इतने डिसिप्लिन्ड लगे। सबसे बड़ी बात, वहां जाने के बाद पता नहीं चला कि हम लोग इतनी दूर से दिल्ली से कर्नाटका गए हुए हैं। सबका व्यवहार, सबका मिलने का, सबकी बात करने का तरीका बहुत ही एक तरह से फैमिली मेंबर लगे। बिल्कुल फैमिली, यार पता ही नहीं चला कि हम किसी एक थर्ड पर्सन से पहली बार मिल रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी पूरी सेहत की टीम जो गई थी उसको बहुत इज्जत से नवाजा आप लोगों ने, और हमारे विदाई समारोह को इन लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया वहां पे। अच्छा। और बहुत जल्दी हमारी पूरी कर्नाटका की टीम आ भी रही है। अभी हो सकता है कि 15 से 20 के बीच में पहुंचेगी यहाँ पर। अच्छा, दिल्ली में? यस। तो आ रही है, तो उसके बाद हम लोग इस पर प्लानिंग करेंगे कि आगे कैसे किया जाए। डॉक्टर साहब, आपने हमें जानकारी दी कर्नाटका सेमिनार के बारे में, और ये भी बताया कि आने वाले समय में आपका 14 या 15 तारीख को दिल्ली आ रही है, और फिर भी आप एक तरह से सेमिनार होगा, वो एक मीटिंग है, वो हमारी पर्सनल मीटिंग है। और वहां पे एक्चुअली कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर को लेके तैयारियां चल रही है कुछ लोगों की। वो सारे लोग अब विजिट कर रहे हैं यहाँ पे, और वो विजिट करना भी अपने आप में एक बड़ी एक मीटिंग का रूप लेगा। आप शुरू से ईएच को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मेहनत, कोशिश करते आए ईमानदारी के साथ, और बीच बीच में आप हमें भी समय देते हैं। इंटरव्यू का इतना कीमती समय होने के बावजूद भी आप समय निकाल के देते हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर।